नेता सक्सेना। शाहजहांपुर में आज अचानक राजनीतिक सरगर्मी उस समय बढ़ गई जब पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी राजेश कश्यप का नामांकन होने के बावजूद भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जोशीना गौड़ को लोकसभा क्षेत्र शाहजहांपुर से नामांकन कराने के लिए भेज दिया। अब देखना यह है कि पार्टी असली प्रत्याशी के रूप में किसे मैदान में उतारती है। लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के दौर में आज समाजवादी पार्टी ने सबको चौंका दिया। सपा के द्वारा पूर्व घोषित राजेश कश्यप ने पहले ही पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया था, लेकिन आज सपा की ओर से हरदोई की जोशीना गौड़ ने अपना नामांकन कराकर राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया। कानपुर की निवासी जोशीना गौड़ समाजवादी पार्टी के प्रांतीय नेता राजपाल कश्यप की भांजी हैं और वर्तमान में हरदोई जनपद में रह रही हैं। जोशीना ने रिसेंटली न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा पर उनका फोकस रहेगा। दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में चर्चा जोरों पर है कि सपा को दूसरा प्रत्याशी क्यों मैदान में लाना पड़ा। क्या कोई मजबूरी है या किसी बात का डर? लोग कयास लगा रहे हैं कि सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप का पर्चा खारिज होने के डर से जोशीना गौड़ को मैदान में उतारा गया है। फिलहाल जोशीना के नामांकन के दौरान सपा के जिला अध्यक्ष तनवीर खां, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप, पूर्व विधायक राजेश यादव, पूर्व एमएलसी अमित यादव, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव, शहनवाज खां आदि मौजूद रहे। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। नामांकन किया है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रही हैं? पहली बात तो नामांकन से पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ के अपना नामांकन करा सकूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं चुनाव लड़ने के लिए इस बार। देखिए, बेरोज़गारी है, बहुत सारे बच्चे जो क्या कहते हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की। आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितने सालों से वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी आ रही है तो कितनी कम आ रही है, और जो आ भी रही है वैकेंसीज वो कैंसिल हुई जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि आर ओ एग्ज़ाम में ऐसा क्या हुआ, उसके बाद जो पुलिस की वैकेंसी हुई उसके साथ क्या हुआ। तो इस मुद्दे पर चुनाव है कि क्या कहते हैं कि बेरोज़गार जो बच्चे हैं और जो युवा बच्चे हैं और जो पहली बार वोट डालेंगे बच्चे, वो किस सोच से डालेंगे, क्या आगे सोच के वोट डालेंगे इस बार। रही बात उसके बाद महंगाई की, कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हम सब देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। टैक्सेस कितने सारे लग रहे हैं किसी चीज़ पर। बाकी छोटी चीज़ों पे कितने टैक्स है जो कि हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो कि हम रोज़ की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और रही बात उसके बाद ये क्या, बेरोज़गारी हो गई, युवा हो गया, हो गया कृषियों के बारे में भी बात करेंगे कि उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं, क्या क्या और अच्छा बेहतर किया जा सकता है ताकि उन्हें यहाँ से माइग्रेट ना करना पड़े। जैसे बहुत से किसान लोग होते हैं, आप देखते हैं कि बहुत से किसान मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा नहीं है उन लोगों के लिए। तो हम कैसे उस चीज़ को रिवाइव कर सकते हैं, किसान यहाँ पर भी कैसे बेहतर काम पा सके, बेहतर क्या और कर सके कि उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप देखें यूपी है, बिहार का किसान है, बहुत जगह चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, बहुत से लोग गुजरात चले जाते हैं काम में, फैक्ट्री घर में काम करने के लिए। वो कैसे अपने ही रह के, अपने ही प्रदेश में रह के कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं, अपने जीवन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। जो आपने बेरोजगारी की बात उठाई है, उसके लिए क्या बेसिक कार्य आप क्या करेंगे, किस प्रकार से मतलब बेरोजगारी समाप्त करेंगे? अब काम करेंगे, अब बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। फैक्ट्री लगवाएंगे, क्या करेंगे, कुछ तो उसको बताइए। अब ये माननीय नेताजी करेंगे, उनका आदेश जैसा होगा वैसा काम किया जाएगा। यहाँ पे खास तरीके से गाँव में आवारा पशुओं की समस्या है, जिससे किसान बड़ा पीड़ित है। इसके विषय में आपका क्या? अगर आवारा पशुओं की बात है तो उस पर भी बात की जाएगी कि क्या कर सकते हैं, कैसे आवारा पशुओं को, क्योंकि बहुत सी ऐसी क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें आवारा पशु लिए जा सकते हैं, या बहुत से ऐसे शेल्टर्स होते हैं जिसमें आवारा पशु लिए जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, वहाँ उनका भरण पोषण रहना हो सकता है ताकि वो रोड पे ना टहलें। जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गई, जानवर हो गए, उनका रोडों पर ना जाना आना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जहाँ पर उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा सकेगा, होम फूड शेल्टर ये सब प्रोवाइड किया जाता होगा। मुझे लगता है ये बहुत होगा बताने के लिए। जी, आप अपना चुनाव किससे मान रही हैं कि कौन आपका प्रतिद्वंदी है, किससे कंपटीशन मान रही हैं? खुद हमारे प्रतिद्वंदी, हम चाहते हैं हम अपना कितना और बेहतर करें, अपने से कितना बेहतर करें। हम प्रतिद्वंदी का नहीं सोचते, हम कितना बेहतर कर सकते हैं शाहजहांपुर के लिए, इस समाज के लिए। प्रतिद्वंदी तो अपना काम करेगा, हमें अपना बहुत बेहतर काम करना है। अपने मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाताओं से यही अपील करना चाहेंगे कि भाई आप लोग सब समझदार हैं, सब 18+ होंगे, सब वोट देने वाले हैं, सबको इतना तो पता होगा कि उनकी क्या क्या डिमांड है, क्या क्या बेसिक नीड्स है, किस चीज़ों के लिए वो रोज़ काम करते हैं, रोज़ क्या करते हैं, उनको सबको मतदाता को पता होगा कि और मतदाता का समर्थन हमें चाहिए। हम जितना वो हमें समर्थन देंगे उतना हम उन्हें पलट के समर्थन देंगे और बेहतर समर्थन देंगे और उनके भले के लिए आगे काम करेंगे।
एक बात जी। आखिरी पूछना चाहता हूँ, आप मुझे लग रहा है काफ़ी हायर एजुकेटेड हैं, तो जी। थोड़ा सा चूँकि आपकी मतदाताओं तक बात पहुँच जाए जी। कि आपका क्या क्या योग्यता है। जी, मेरी योग्यता है, देखिए पहले मैंने हाई स्कूल पास हूँ, मैं इंटर पास हूँ, उसके बाद मैंने बीएससी कर रखा है, उसके बाद मैंने एलएलबी कर रखा है, उसके बाद मैंने एलएलएम कर रखा है। ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसीलिए मैं ये महसूस किया कि आप हाँ। मतलब यहाँ पे एक शिक्षित प्रतिनिधि के रूप में नहीं, शिक्षित समाज होना में भी आ चाहिए। रही हैं अगर और अशिक्षित शिक्षित लोग होना आएंगे चाहिए। समाज में तो फिर समाज का कैसे चलेगा, क्योंकि आजकल शिक्षा से तो सब कुछ हो सकता है। अगर शिक्षा से आप नौकरी नहीं भी पा रहे, कम से कम आप शिक्षित हैं, आपको ये तो पता है कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं, आप किस चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी बेसिक नीड्स क्या हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चाहिए क्या जीवन में, क्या आपको कि खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारी बेसिक वेज क्या होनी चाहिए। बेसिक वेज का मतलब है कि जैसे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी बेसिक क्या कहते हैं, रोज़ की आमदनी कितनी होनी चाहिए, कितना महीने का आमदनी हमें चाहिए कि हम काम कर सकें, हम खा सकें। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बेसिक वेज क्या होती है, कि इतना तो हमें मिलना ही चाहिए। बहुत से लोग होंगे, रिक्शे वाले होंगे या फिर कोई भी जो कि रेडी पे लगाते हैं, उनको नहीं पता होगा कि हमें कितना चाहिए महीने में खाने के लिए, कमाने के लिए, नहीं पता होगा उन्हें। आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, पर वो भी तो उन्हें समझाना है। जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको आपके हक के बारे में पता होगा कि हमें ये चाहिए, ये मेरा हक है, इसे मैं ये ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है बस। इस समय जी। जो आपने इंटरव्यू दिया है जी। और जब ये लोगों तक प्रसारित होगा जी। जाएगा हाँ। तो लोगों के आंखों में एक सपना जागेगा। हाँ, बिल्कुल तो जागना भी क्या- चाहिए, क्या क्योंकि मतलब मैं आप भी एक संदेश- सपना देख रही हूँ ना, कुछ बेहतर क्या करने आप के लिए। उनके उन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। संघर्ष की भूमि है ये मेरा भी सपना है कि मैं कुछ बेहतर करूं, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और फिर ये लोगों का भी सपना होना चाहिए कि वो मुझ में कुछ देखें, ताकि वो भी वोट उसी सपने को देख के दें। क्योंकि मैं जब वोट मांगूंगी तो मेरा भी तो एक सपना होगा, क्योंकि हर कोई अपने सपने के लिए लड़ता है। ऐसे मेरा सपना है पार्लियामेंट तक जाना, वैसे उनका भी सपना होना चाहिए अपने जीवन को बेहतर बनाना। ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये आप सबकी लड़ाई है। क्योंकि मैं कह दूं कि मुझे पार्लियामेंट जाना है तो मैं ही बहुत अच्छा कर लूँगी, मैं चली जाऊँगी दिल्ली, मेरा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो फिर बहुत ही सेल्फिश वो हो गया ना, कि ये तो मेरा स्वार्थ हो गया। नहीं, ये आप सबको सोचना है कि आपका भी तो कोई स्वार्थ होगा, आप उसके लिए भी तो लड़ना चाहेंगे। तो बस इसी चीज़ में आप अपना स्वार्थ देखिए, मैं अपना स्वार्थ देखती हूँ, दोनों अगर अपना ही स्वार्थ देखेंगे तब भी बहुत समाज आगे चला जाएगा। बड़ी ये चीज़ लगती है कि कहीं पे भी मैं रहूँ, लखनऊ रहूँ, चाहे हरदोई रहूँ, चाहे शाहजहांपुर भी मैं आई हूँ, चाहे दिल्ली भी रहूँ, मुझे ना सफाई की बहुत दिक्कत लगती है। भाई लोग, मैंने देखा कोई भी हो, कहीं का भी हो, मेरा ये बहुत जनता से अनुरोध है, कहीं की भी जनता हो पूरे उत्तर प्रदेश की, चाहे भारत की हो, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की, मेरा कहना है आप लोग प्लीज़ सफाई का ध्यान रखिए। मैं जहाँ जाती हूँ लोग वहीं कहीं थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं। अरे थोड़ा सा तो ध्यान रखिए कि हमारा ही शहर है, चाहे कोई भी हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपने पास सफाई रखनी है। अरे एक कूड़ा, मुझे बस कहना था, मैं कह दे रही हूँ, भले ही जनता तक जाए, आप इसे काट भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अगर मान लीजिए हम खाते हैं, नहीं, फिर भी मान लीजिए इंटरव्यू, नहीं, मान लीजिए इंटरव्यू पढ़ोगे, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि मान लीजिए हमने कुछ भी खाया, ठीक है, ये बात इलेक्शन के मुद्दे की नहीं, ये एक जनरल मुद्दे की बात है कि आप ठीक कुछ भी खाए फेंके, ना फेंकिए, अपने पास रख लीजिए, घर जाके फेंक दीजिएगा, ना थूकिए, हमारी ही रोडें हैं, हमारा ही शहर साफ रहेगा। बस इतना ही कहना था कि सफाई का ध्यान रखिए। देखते होंगे डेमोक्रेसी का कैसे धीरे धीरे हर आए साल में हनन हो रहा है। आप, मैं जब अगली बार बात करूंगी इस बारे में, तब मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में भी बात करूंगी कि कैसे कैसे धीरे धीरे साइकिल, और हाँ, साइकिल ही जीतेगी, साइकिल जीतेगी नहीं, साइकिल ही जीतेगी। इसी चीज के साथ मैं अपना आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, कोशिश करूंगी कि आपको अगला इंटरव्यू मैं इससे भी बहुत बेहतर दूँ। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकर डर है या जिला प्रशासन से डर है? दूसरा पर्चा दाखिल हो रहा समाजवादी पार्टी का। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे लोकतंत्र और बाबा साहब का संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी जिससे लोकतंत्र और संविधान जीवित रहे। सवाल यही है कि डर कौन सा है? प्रत्याशी से डर है कि जिला प्रशासन से डर है कि पर्चा दाखिल हो सकता है? समाजवादियों को किसी से डर नहीं होता है। समाजवादी संघर्ष और लड़ने के लिए ही पैदा हुए, और माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने संघर्ष और लड़ने के और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग हर चुनौती का मुकाबला करने का काम करेंगे। और साइकिल जीतेगी, साइकिल जीतेगी। घुमा रहे हैं। दूसरा पर्चा क्यों दाखिल कर रहे हैं? दूसरा पर्चा बीजेपी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, थकाहारा लड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही कैंडिडेट हैं, और समाजवादी पार्टी लड़ेगी और साइकिल जीतेगी। लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है, और ये ज्योत्सना गोंड जी आई हैं पर्चा दाखिल करने समाजवादी पार्टी की तरफ से। और
हमारी पार्टी पूरी, हमारे अध्यक्ष जी से लेकर सभी विधायक एमएलसी सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, और किसी कीमत पे समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी और बाबा साहब का संविधान नहीं खत्म होने देगी। कश्यप जी का क्या होगा फिर? नहीं, अब वो पार्टी तय करेगी और अभी तो फर्स्ट प्रेफरेंस में उनको दिया गया है और सेकंड प्रेफरेंस है, उसमें दोनों पर्चे दाखिल करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी और पर्चे दाखिल करेंगे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बीजेपी कह रही है कि 80 पार है साल। बीजेपी को जनता भेजेगी 7 समंदर पार, लौट के भी नहीं आएंगे। एक भी काम पूरा नहीं किया, महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, बेरोजगारों के फार्म से जितना पैसा जमा कराया है इतना तो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नहीं है जितना बेरोजगारों से इन्होंने फार्म के नाम पे जमा कराया, परीक्षाएं कैंसिल कराई, जितना बेरोजगारों ने पैसा खर्च किया है, जितना बेरोजगारों ने अपना फीस में और आने जाने में किराया, एक भी भर्ती परीक्षा नहीं करा पाए, वो भी सब नाराज हैं। आप इस बार देख लेना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाएं माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे के साथ में बीजेपी हारेगी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन 80 की 80 लोकसभाएं जीतने का काम। सवाल है, गठबंधन का कोई भी आप जो भी समर्थक हो यहाँ मौजूद नहीं, कोई नेता मौजूद नहीं है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी अभी नामांकन हुआ था, सारे लोग मंच पे थे, अभी कल भी बैठक हुई है, लगातार हमारी पार्टी, हमारे नेता सभी लोग लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार वो चल रहा है और कल भी बैठक चल रही, शाम को बैठक हुई, लगातार बैठकें चल रही है और समाजवादी पार्टी जीतेगी शाहजहांपुर में, साइकिल चलेगी, साइकिल। हाँ, शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव के लिए आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कंचन यादव ने अपना नामांकन कराया। कंचन यादव ने नामांकन के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि विजयी होने के बाद वे क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहेंगी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। आपने नामांकन दाखिल किया आज? जी। क्या शुभ नाम है आपका? कंचन। कंचन जी, तो किस क्षेत्र से? ददरौल। अच्छा, तो आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? विकास करेंगे और क्या? विकास करेंगे और क्या? ईमानदारी से करेंगे विकास और क्या।